डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th, मेरा नाम है पवन द्विवेदी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। हम हमारी फिजिक्स की सेकंड यूनिट के चैप्टर 3 विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, आपने पिछले वीक में सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध पर को समझ लिया है। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में भी आपने ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को समझा होगा। बेसिकली हम आज बात करेंगे सेलों के श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन पर। एक बात मैं आपको बता दूं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन दो तरीके से होता है। एक, जबकि सेलों के ईएमएफ बराबर हों और आंतरिक प्रतिरोध भी एक से हों, और दूसरा तरीका होता है जब सेलों के ईएमएफ अलग अलग हैं, विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग हैं। तो इस मूल टॉपिक पर बात करने से पहले हम रिवाइज करेंगे सेल के ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएमएफ होता क्या है? जब सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे सिंपल ये है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है। खुले परिपथ का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? जब सेल को आप खरीद के लाए हैं, सेल से कोई चीज़ जुड़ी नहीं हुई। जब आप सेल बाजार से जाते हैं और ख़रीद के लाते हैं कोई भी सेल, उस पर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। 1.5 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये उसका ईएमएफ है। उससे आपने किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे ईएमएफ ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओपन सर्किट का मतलब जब सेल से कोई चीज़ जुड़ी नहीं हुई है। तो जब वो ओपन सर्किट में होता है तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहते हैं सेल का ईएमएफ। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है सेल की। जब ये ब्रेक है, ये सर्किट ब्रेक है, यहाँ से ब्रेक है यानी कोई चीज़ जुड़ी नहीं हुई है। ये यहाँ से ब्रेक है, ये यहाँ से ब्रेक है, माने हमने इस चीज़ को जोड़ा नहीं है। तब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। इसको कहते हैं ईएमएफ इस कंडीशन में, जबकि ओपन सर्किट में हो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसा है। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल द्वारा ऊर्जा खर्च की जाती है। तो यूनिट चार्ज को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए सेल द्वारा जितनी एनर्जी खर्च की जाती है, बाहर का सर्किट और अंदर का सर्किट, वो सेल का क्या कहलाता है? ईएमएफ। इसको कैपिटल सी ई से, ये जो ई रहता है एप्सिलॉन, एनसीईआरटी की बुक में यही है, तो एप्सिलॉन या जनरली हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से, उससे शो करते हैं। तो यदि क्यू चार्ज को पूरे सेल में, पूरे सर्किट में चलाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा W है, तो सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला है E=W/Q। जबकि ये पूरे सर्किट में चलाने में खर्च की गई ऊर्जा है, तो E का फार्मूला क्या होगा? W/Q। इसको आप याद रखें, यही पोटेंशियल डिफरेंस का है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें। यूनिट वर्क का होता है जूल, इसका होता है कूलाम। जूल पर कूलाम को कहते हैं हम वोल्ट। अब हम सेल का एक और एलिमेंट पढ़ते हैं, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी से हम रेजिस्टेंस आप समझते हैं, रेजिस्टेंस आपने पहले पढ़ लिया है। रुकावट, धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो सेल में आंतरिक लिखा है, इंटरनल माने सेल के अंदर। सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य मौजूद है, जो H2SO4 है डाइल्यूट, या जो NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड, या अन्य कोई प्रकार का विद्युत अपघट्य है, वो सेल के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सेल के अंदर धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इससे जो सेल में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है केमिकल रिएक्शन से, उसका कुछ हिस्सा थर्मल एनर्जी में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, जिससे सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? ईएमएफ से कम हो जाएगा। उस ऑब्स्टकल को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस रुकावट को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल आर से इसको शो करते हैं। क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन पर टोटल 4 डेरिवेशन होंगे। 2, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनमें विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हैं, और 2 ऐसे जिनमें विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें समान ईएमएफ के सेल लगे हुए हैं और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी समान है।
तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ कि ये 3 सेल लगे हुए हैं जिनके विद्युत वाहक बल समान है। सीरीज में लगना मतलब पहले सेल के ऋण इलेक्ट्रोड का ऋण ध्रुव का संबंध दूसरे सेल के प्लस से और दूसरे के माइनस का तीसरे के प्लस से, इस तरह के कई सेल हम n सेल इसमें लगा सकते हैं। तो हमको इसमें बहने वाली धारा का डेरिवेशन निकालना है। प्रश्न आता है कि बहने वाली धारा का व्यंजक और यह संयोजन कब लाभप्रद होगा, कब इससे फायदा होगा, किस कंडीशन में इसको लगाना चाहिए, ये सब इस डेरिवेशन में निकलेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि 3 सेल इस डायग्राम में दिख रहे हैं, n सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या है, E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इन सेलों से जो बैटरी बनी है उसका टोटल ईएमएफ E इफेक्टिव जो होगा वो NE होगा। सीरीज में सेल लगे हुए हैं तो ईएमएफ सबका जुड़ जाएगा तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, NE होगा। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, पहले टोटल पूरी बैटरी का। सेल किस में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनके अंदर के जो प्रतिरोध हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी काय में लगे होंगे, सीरीज में। सीरीज में आप जानते हैं कि प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ते हैं, हमने डेरिवेशन किया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि n स्टेप तक, n पदों तक ये गया है, ये सेल लगे हुए हैं n, तो R प्लस n टर्म्स तक जाएगा तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा NR। अब हमने क्या निकालना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाह्य प्रतिरोध है वो ये कैपिटल R लगा हुआ है, तो इस कैपिटल R में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो हमारा परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस है R इफेक्टिव जो आएगा वो आएगा R और प्लस ये NR। अब हम करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। करंट का डेरिवेशन भी हमने जब स्मॉल r का डेरिवेशन निकाला था तब ये वाला व्यंजक हमने लिखा है, ये सूत्र हमने लिखा है, जिसमें I बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। जिस तरह से V इज इक्वल टू RI होता है उसी तरह से E इज इक्वल टू क्या होगा, RI। टोटल EMF क्या हो गया, E इफेक्टिव, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इफेक्टिव। E इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, NE, और REF की वैल्यू क्या है, R प्लस NR। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR। ये हमारा इस संयोजन में बहने वाली धारा का व्यंजक आ गया। लेकिन इसमें 2 केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि यदि R, कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध इज मोर लेस देन NR से बहुत कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो R को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ये R लगभग 0 हो गया, तो हमारा ये जो व्यंजक है I इज इक्वल टू आ जाएगा NE अपॉन NR। N से N कैंसिल हो जाएगा, ये N से N कैंसिल होगा, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, E अपॉन R। E अपॉन R यानी एक सेल से बहने वाली धारा। तो इस स्थिति में जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, उस स्थिति में इस संयोजन से कोई फायदा नहीं है, इस बैटरी बनाने से कोई फायदा नहीं है यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है तो, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो। तब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, इसका उल्टा, यदि NR इज मोर लेस देन R, यानी बैटरी का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम हो। इसका मतलब है बाहरी प्रतिरोध ज़्यादा हो, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो NR को हम 0 कर देंगे, NR को नगण्य मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा NE बाई R, दिस इज I मैक्सिमम। ये मैक्सिमम करंट होगी इस कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में हमें एक सेल में बहने वाली धारा की n गुनी धारा मिलेगी। तो इसका फाइनल रिजल्ट ये आया, जो क्वेश्चन आपको आएगा कि कब इसका लाभप्रद होगा संयोजन, तो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है। यदि 5 लगे हुए हैं तो 5 गुनी हो जाएगी। एक सेल से मान लीजिए 1.5 एम्पियर करंट मिल रही है तो उसकी 5 गुनी 7.5 एम्पियर हो जाएगी। यदि हमें 0.1 एम्पियर मिल रही है तो 0.5 एम्पियर हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन को, सीरीज को लगाने में फ़ायदेमंद है यदि R इज़ ग्रेटर देन है NR के, या हम यूं कहें कि NR इज़ मोर लेस देन है R के। तो हमारा सीरीज का फार्मूला हुआ। अब हम
पैरेलल का कॉम्बिनेशन करेंगे वही, जबकि सेम ईएमएफ हो। अभी मैं सेम ईएमएफ की बात कर रहा हूँ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद के डेरिवेशन में हम डिफरेंट पे आएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जैसा कि जानते हैं 2 कॉम्बिनेशन कर चुके हैं, सारी चीज़ें 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ती हैं। तो ये 3 सेल यानी n सेल हम मान सकते हैं जिनके ईएमएफ E हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R हैं, ये A और B पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में प्रत्येक का प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस R है और बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, ये कैपिटल R है। तो सबसे पहले हम ईएमएफ निकाल लें। आप जानते हैं जब पैरेलल में कोई चीज़ जुड़ी होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस, हमने 2 डेरिवेशन कर लिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। तो यहाँ कितने भी सेल लगे हों, यहाँ 10 सेल लगे हैं, लेकिन इस पूरी बैटरी का ईएमएफ E ही होगा क्योंकि ये 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं। तो E इफेक्टिव हमारा आएगा बैटरी का, ध्यान रखिएगा, सीरीज में N ही आएगा लेकिन यहाँ पर केवल E आएगा क्योंकि ये 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हैं। तो E इफेक्टिव हमारा आ गया कैपिटल E। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल करेंगे। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, चूंकि सेल किस में लगे हैं, पैरेलल में, समानांतर क्रम में लगे हैं, तो उनके साथ लगे ये जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो आंतरिक प्रतिरोध हैं, ये भी क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। जब ये पैरेलल में हैं तो पैरेलल का फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल में जुड़ते हैं, व्युत्क्रम में जुड़ते हैं। तो मान लीजिए इनका R डैश है टोटल आंतरिक प्रतिरोध पूरी बैटरी का, तो फिर 1/R डैश ये रेसिप्रोकल में जोड़ेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक, n टर्म तक जाएगा। तो ये सारे जुड़ेंगे तो n/R हो जाएगा। 1/R डैश की वैल्यू क्या आएगी, n/R। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R डैश की, R डैश की चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, पलटा देंगे। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, R/n। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। सर्किट का कैसे टोटल निकलता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सर्किट का कुल रेजिस्टेंस आ जाएगा R इफेक्टिव कैपिटल R प्लस R डैश। R डैश की वैल्यू क्या है, R/n, R/n आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा LCM लेके, तो n इंटू R प्लस R, n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n, ये हमारा आया R इफेक्टिव। अब जब R इफेक्टिव आ गया तो अब अपने को I निकालना है। तो I निकालना है तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, टोटल EMF यानी E इफेक्टिव अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी R इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव। नाउ पुट द वैल्यू, E तो हमारा E ही है, केवल चूंकि ये समानांतर में जुड़े हैं तो E हमने निकाला था, और R इफेक्टिव की वैल्यू है ये NR प्लस R अपॉन R। ये N कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा NE अपॉन N कैपिटल R प्लस R। ये हमारा इक्वेशन आया समानांतर क्रम में बहने वाली धारा का। अब हम 2 केस पे चर्चा करेंगे वही। पहला केस क्या है, यदि R इज मोर लेस देन NR, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ये NR से बहुत कम हो, या हम यूं कह सकते हैं इस N का पक्षांतर करिए तो R/n इज मोर लेस देन R। अब ये R/n का ही की वैल्यू थी, R/n हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल की वैल्यू थी, अभी हमने निकाली थी। तो इस ये वैल्यू क्या है, R डैश है, इसका मतलब है R डैश इज मोर लेस देन R। R डैश इज मोर लेस देन R का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम है। तब उस कंडीशन में हम इस R को क्या मान लेंगे, R इज मोर लेस देन माना है तो R को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, टेंस टू 0, तो NE/NR, N से N कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या गया, E कैपिटल R, यानी एक सेल से प्राप्त धारा। तो इस कंडीशन में जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। पूरी बैटरी बनाने के बाद भी हमें एक सेल से प्राप्त धारा मिलेगी, केवल सिंगल सेल से प्राप्त। तो इस कंडीशन में कोई लाभ नहीं होगा, ये उसका जस्ट उल्टा है सीरीज का। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में NR इज मोर लेस देन R हो, NR इज मोर लेस देन का मतलब R इज मोर लेस देन R/n, R/n का ही की वैल्यू है R डैश की, तो R इज मोर लेस देन R डैश। इस कंडीशन में NR को हम 0 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा NE, दिस इज मैक्सिमम करंट,
एन ई बाई आर, एन इंटू ई बाई आर, ई बाई आर माने एक सेल से प्राप्त धारा, इसकी एन गुनी हमको मिलेगी। यानी इस कंडीशन में जबकि बाह्य प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, बाह्य प्रतिरोध, ये देखिए बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, तो बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी होती है। तो इस स्थिति में ये संयोजन लाभप्रद होगा। तो ये वाली कंडीशन में पैरेलल लाभप्रद होगा, जबकि आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस देन हो आर डैश के, और जब आर डैश लेस देन हो आर के, कैपिटल आर के, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लाभप्रद होगा। ये तो बात हुई हमारे दो सिंपल डेरिवेशन की। अब जो एनसीईआरटी की फिजिक्स में हमारे डेरिवेशन है जिसमें हमें ई निकालना है और आर निकालना है, यानी कितना विद्युत वाहक बल होगा और कितना इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो वो कंडीशन क्या है, श्रेणी क्रम पे हम चर्चा करते हैं, जबकि सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो हमने दो सेल को सपोज कर लिया, ये किस किस के बीच में जुड़े हैं, ए और सी के बीच में। इनके ईएमएफ एक का E1 है और एक का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हैं, एक का R1 है और एक का R2 है। अब इन तीन बिंदुओं के ए, बी और सी, इनके पोटेंशियल हमने मान लिए VA, VB और VC। यदि इनसे बहने वाली धारा I है तो हम पहले इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, ए और बी के बीच में, यानी पहले सेल के ध्रुवों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या आएगा, VA माइनस VB। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस में सूत्र पढ़ा है, V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। V की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू E माइनस IR के बराबर होती है। ये हमने पिछले वीडियो में डेरिवेशन किया है, I इंटू R। तो इस फार्मूले से VA माइनस VB यानी VAB की वैल्यू होगी इसका EMF E1 और I करंट और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह से हम इन दोनों के बीच में निकाल लें, VBC मैंने E2 के दोनों सिरों के बीच में, ध्रुवों के बीच में, तो वो आएगा VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC। इसका मतलब है E2 माइनस इस सूत्र से E माइनस IR से, तो E2 माइनस IR2। अब हम यदि A और C के बीच में निकालें तो ये आएगा VA माइनस VC। इसका मतलब है VA की वैल्यू, VA माइनस VC यदि फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को जोड़ दें। देखिए कैसे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VB, ये VB से VB कट रहा है तो VA माइनस VC आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दें, जोड़ देंगे तो VAC की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू रखी E1 माइनस IR1, इसकी वैल्यू रखी इस वाले की E2 माइनस IR2। अब हम इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस कॉमन निकाल के और I निकाल के अंदर लिख दिया R1 प्लस R2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब सपोज कीजिए कि इन दो की जगह एक सेल लगा हुआ है और एक सेल लगा हुआ है और उसका इफेक्टिव EMF इक्विवेलेंट EMF EQ है। तो यदि वो EQ है और आंतरिक प्रतिरोध इनसे बनी बैटरी का REQ है, R इक्विवेलेंट है, तो इसी कंडीशन में VAC होगा इसी फार्मूले से E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। E तुल्य विद्युत वाहक बल ऋण I और तुल्य ये प्रतिरोध। अब ये समीकरण 4 है। यदि समीकरण इसको 1 को और ये समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 है, 2 को कंपेयर किया जाए, समीकरण ये 1 है, ये 1 और ये 2, 2 को कंपेयर किया जाए तो EQ की जगह क्या लिखा है, E1 प्लस E2 और I और ये I R1 प्लस R2 REQ की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करें तो ERQ क्या आएगा, E1 प्लस E2 माइनस I, ये दोनों को बराबर कर दिया, ये भी VAC है, ये भी VAC है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो EQ की वैल्यू क्या आएगी, E1 प्लस E2 और REQ की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2। इसका मतलब है कि जो टोटल EMF है वो दोनों सेलों के EMF के योगफल के बराबर आएगा और टोटल रेजिस्टेंस दोनों सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस के योगफल के बराबर होगा। हम n तक इसको ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में यदि अलग अलग EMF और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस वाले भी सेल जुड़े हुए हैं तो टोटल EMF सम के बराबर आता है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस उनके सम के बराबर आता है। तो ये इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, दो डेरिवेशन, 2
इसमें चीज़ें निकलवाएंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, तुल्य ईएमएफ और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। अब हम इसी कंडीशन में समानांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समानांतर में सपोज कीजिए दो सेल हैं, ये E1 ईएमएफ है और ये इसका E2 है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दो बिंदु A और C के बीच में जुड़े हुए हैं। यहाँ हमने दो पॉइंट लिए हैं B1 और B2। इससे I1 धारा निकलेगी, इससे I2 निकलेगी और यहाँ आके क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो हमने मान लिया, तो I की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के टोटल के बराबर। यदि दोनों सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा टोटल कितनी है, I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने ये मान लिया कि यहाँ जो पॉइंट है जहाँ ये जुड़े हुए हैं, ये B1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव V1 है और इसका B2 का क्या है, V2 है। तो पहले सेल के लिए विभवांतर क्या निकलेगा, V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू क्या आएगी, उसी फार्मूले से E माइनस आई आर से E1 माइनस I1 R1। अब I1 R1 को अपन यहाँ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये E1 माइनस V। इससे हम I1 निकाल लें, I1 निकालेंगे तो R1 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो E1 माइनस V अपॉन R1। ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड आ गया। यदि इसी कंडीशन में हम I2 निकालें तो I2 की वैल्यू यहाँ E2 हो जाएगा, यहाँ V रहेगा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ये पहले सेल के लिए और ये दूसरे सेल के लिए। I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें I1 और I2 की हम वैल्यू रखेंगे, तो I इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, ये वाली वैल्यू, और E2 माइनस V अपॉन R2, ये दूसरी वाली वैल्यू। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। E1 अपॉन R1, R1 का भाग हो जाएगा इसमें, माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब इनको अलग कर लेते हैं, EMF वाले अलग लिख लेते हैं, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कॉमन आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ये हमारी धारा आ गई, I आ गया। ये जो वैल्यू आई, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, I की वैल्यू आई। अब हमने क्या करना है, I को इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ LCM आएगा R1 R2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। इसी तरह से यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो R1 R2 LCM आएगा V R2 प्लस V R1, V कॉमन आ जाएगा तो ऊपर आएगा R1 प्लस R2। अब क्या करना है आपको, इसका पक्षांतर कर देना है, तो ये माइनस का टर्म इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये I इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, R1 R2 का यदि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो R1 R2 से R1 R2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन I के साथ ही आएगा R1 इंटू R2। ठीक है, ये इतना आ गया। तो V हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 से, इसको डिवाइड करिए दोनों टर्म को, तो E R1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ये जो गुणा में है ये इसमें भाग हो जाएगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इस पूरे संयोजन को जिसमें दो सेल हमने लगाए थे, उसमें यदि दो सेलों की जगह एक सेल है और उसका टोटल EMF E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो इसी कंडीशन में उस फार्मूले से V इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, EEQ माइनस IREQ इक्विवेलेंट। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो इक्विवेलेंट E किसके बराबर आएगा, इसके। E इक्विवेलेंट किसकी जगह, इसकी जगह E, और ये IR1 IREQ लिखा है, तो REQ की जगह कितना टर्म लिखा है, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चौथा और पांचवें समीकरण को हमें इस रूप में लाना है, उस समीकरण को, उसके लिए हमने ये सब किया था। तो R इक्विवेलेंट की जगह लिखा हुआ है ये पूरा, और REQ की जगह लिखा हुआ है I को छोड़ के इतना। यदि हम इनकी तुलना करेंगे तो ये, इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में समानांतर क्रम में जबकि अलग अलग विद्युत वाहक बल होते हैं तो
कुल विद्युत वाहक बल, प्रभावी विद्युत वाहक बल इतना आता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो बच्चों, आपने जो आज पढ़ा उससे संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। पहला, सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा डेरिवेशन आपको करना है, सेलों को पार्श्व क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न ये भी आता है कि इसका मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, तो दोनों कंडीशन आपने आज समझ ली हैं। तीसरा प्रश्न, E1 और E2 विद्युत वाहक बल या ε1 और ε2 विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 के दो सेल समानांतर क्रम में संयोजित हैं। तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में ये डेरिवेशन है। तो अब आप अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करिएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी आपको प्राप्त हो चुकी है। उसके आधार पर आपके शिक्षक शिक्षिकाएं आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप अध्ययन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।